ओके, तो सबसे पहले बेटा बात क्या हो रही है, कंपनी इज डेवलपिंग अ वेबसाइट दैट विल अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एन अकाउंट एंड देन प्ले अ क्विज एवरी डे। जी जी, आज मैंने सबको टेस्ट पेपर्स दे दिए थे। द डाटा अबाउट द यूजर्स एंड द क्विजेस आर स्टोर इन अ डेटाबेस। तो बेटा जो डाटा है यूजर का और जो क्विजेस हैं वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं, डेटाबेस में स्टोर हो रहे हैं। A user must select a unique username and enter a valid email address to create an account। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यूजर ने सिलेक्ट करना है एक यूनिक यूजर नेम। तो यूजर के साथ क्या आ गया, यूजर नेम का एक कॉलम आ गया, ठीक है जी। एंड वैलिड ईमेल आईडी, तो इसने क्या बता दिया, ईमेल एड्रेस का बता दिया। टू क्रिएट एन अकाउंट ऑल यूजर मस्ट बी ओवर 18, ओवर द एज ऑफ 16। तो यहाँ पर डेफिनेटली इन्होंने बेटा क्या बात कर दी, डेट ऑफ बर्थ की बात कर दी। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर देंगे जनाब, डेट ऑफ बर्थ का जिक्र करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या रहा है, न्यू क्विज इज गिविंग टू द यूजर्स एवरी डे, सो ईच क्विज इज स्टोर्ड ऑन इट्स ओन टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बात की है कि जो क्विज है वो भी क्या होगा, स्टोर होगा। तो यहाँ पर क्विज को भी हमने क्या करना है, स्टोर करना है। अच्छा, फिर आगे चलें सर, हमारे पास कह रहा है द डाटा बेस स्टोर द फाइल नेम ऑफ ईच क्विज। चलें जी, क्विज का फाइल नेम आ गया हमारे पास, ये हो गया फाइल नेम। ठीक है जी, फिर क्या बात कर रहे हैं सर हमारे पास ये, फिर कह रहा है कि डेट भी हम करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले। तो यहाँ पर डेट का कॉलम भी आ गया, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। कह रहा है द यूजर गेट्स अ स्कोर फॉर ईच क्विज दे कंप्लीट। तो यूजर जो है वो स्कोर भी रिसीव करेगा जैसे ही वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। विद स्टोर इन द डेटाबेस द स्कोर आर यूज टू गिव ईच यूजर आर रेटिंग। तो हर यूजर को क्या दी जाएगी, रेटिंग दी जाएगी। फॉर एग्जांपल गोल्ड, इस तरह से और भी चीजें यहाँ पर मेंशन वो करेगा। अब यहाँ पर जो बेटा आपसे डिमांड वो कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो ये कर रहा था कि हमने क्या करना है, कहना है क्रिएट 3 टेबल्स। हमने क्या क्रिएट करना है सर, 3 टेबल्स जो है वो क्रिएट करने हैं फॉर दिस डेटाबेस, और वो नॉर्मलाइज होने चाहिए, ठीक है। 3NF के अंदर होना चाहिए। कह रहा है टेबल का जो फॉर्मेट है वो आपने इस तरह से फॉलो करना है। मींस आपने पहले क्या लिखना होगा, टेबल का नेम लिखना होगा। फिर बेटा जो प्राइमरी की होगी उसको आपने अंडरलाइन करना होगा। और इसके अलावा जो नॉन की होंगी, यानी जो प्राइमरी की के अलावा होती हैं, उसको आप क्या कर दोगे बेटा, वैसे ही लिख दोगे। और वो जितनी भी होंगी वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो अब ये फॉर्मेट तो आपको समझ आ गया। अब देखें, आपको इसी में से जो है ना वो डाटा को क्या करना है, लिखना है, सर्च करना है। क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ना वो हमेशा इसी तरह के ही देता है। कभी वो आपको सिनेरियो देकर क्या कर सकता है, वो टेबल पूछ सकता है। तो आपको हर चीज क्लियर करने की जरूरत है। अब मैंने, क्योंकि मैं मार्किंग स्कीम इसीलिए पहले भेजी थी ताकि सबको क्लियर हो जाए कि क्या क्या इसमें करना है। तो यहाँ पर जो हमसे डिमांड कर रहा है बेटा, वो किसकी कर रहा है, 6 मार्क्स के, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है यार। डेट ऑफ बर्थ से ही निकलता है, यहाँ पर हम एज नहीं लिखेंगे यहाँ पे। सही है, जब भी हम डेटाबेस के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो वो हम एज लेते हैं इनपुट, और उसके बाद हम ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करवा लेते हैं इसका प्रोग्राम के थ्रू। क्योंकि जब भी आप डेटाबेस, अब देखो ये टर्म्स आपको समझनी पड़ेंगी और वो प्रैक्टिस के साथ समझ आएंगी आप। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए पैनिक मचाने से बेहतर है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए चलो। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, यूजर की बात हो रही है। तो एक टेबल तो हमारे पास आ गया यहाँ पर यूजर, ठीक है। अच्छा, यूजर हो गया, चलें ये बात तो हमें आ गई समझ में। फिर उसके बाद यूजर का यूनिक नेम होगा। अब ये यूनिक नाम बोल दिया तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, प्राइमरी की हो सकता है। तो इसको हम यू नेम बोल देते हैं। उसके बाद बेटा ईमेल आईडी। अब देखें ये चीजें आपको नजर आएंगी यहाँ पे कि क्वेश्चन में उसने चीजें मेंशन की थी।
फिर क्रिएट करना है अकाउंट, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। अब बहुत सारे बच्चों का आया होगा ये मसला, उन्होंने एज लिख दिया होगा। तो बेटा यहाँ एज नहीं लिखना, यहाँ मैं शॉर्ट में DOB लिख देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ। और फिर उसने बात को थोड़ा सा कंफ्यूज किया आपको। यहाँ पर उसने कहा कि एक क्विज होगा हर हर यूजर का, और रोजाना होगा, और उसको हम एक टेक्स्ट फाइल में सेव करेंगे। यूजर आईडी की बेटा जरूरत ही नहीं है। देखिए कुछ चीजें ना आप लोगों ने ओवर कर ली, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा अज्यूम कर लिया। जब उसने ये बात बोल दी बेटा जी कि यूनिक नेम है, तो बात ही खत्म हो गई। जब एक चीज यूनिक मिल गई है तो फर्दर ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है जो डेटाबेस है वो एक फाइल में स्टोर हो रहा है, और वो डेट के हिसाब से क्या होगा, डिस्प्ले होगा। हर क्विज की क्या होगी, डेट होगी। यूजर जो है वो क्या कर रहा है सर, उसको स्कोर दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली यूजर को जब स्कोर दिया जा रहा है तो यहाँ पर उसको रेटिंग बोली है इसने, तो यहाँ रेटिंग आएगी। होता क्या है कि आपके पास जब पेपर होता है ना, आप बस फटाफट सॉल्व करते हैं। अभी क्योंकि एएस में भी आप लोगों का बेटा पहला साल है, आप लोगों को मैं एडवाइस ये करूंगा कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन प्रॉपरली। आपको कोई साल 2 साल नहीं हो, 2-3 साल नहीं हो गए इस टॉपिक को पढ़ते हुए। दिस इज योर फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन को पढ़ो 2-3-4-5 मरतबा ताकि समझ आए। चलो ये वाली बात तो हो गई क्लियर। यूजर वाला काम तो हो गया। अब हर यूजर क्या कर रहा है सर, क्विज दे रहा है। अब क्विज की अगर बात करें, यूजर और क्विज का अगर डायरेक्ट रिलेशन बनेगा तो बनेगा ये मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी बेटा क्यों बनेगा, क्योंकि एक यूजर मल्टीपल क्विज दे सकता है, और एक क्विज मल्टीपल यूजर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हर यूजर के लिए एक यूनिक हमारे पास वो बन जाए, क्विज बन जाए। यानी फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा इस तरह से समझो, कि जो यूजर हैं वो टोटल 30 यूजर्स हैं। ठीक है, रोजाना एक क्विज हो रहा है। तो एक क्विज जो है वो ये 30 लोग जो है वो दे रहे हैं। ठीक है। और फिर हर यूजर मल्टीपल क्विज दे रहा है। तो दोनों एंगल से क्या आ रही है बात, मैनी टू मैनी की आ रही है। कि अगर आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने बहुत सारे क्विजेस देने हैं, और हर एक क्विज मल्टीपल यूजर्स दे सकते हैं। सो ये रिलेशन बेटा बन रहा है मैनी टू मैनी। तो मैनी टू मैनी टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता, तो हमें इसको ब्रेक करना होगा। हम इसे क्या बनाएंगे बेटा, वन टू मैनी। वन टू मैनी की सिचुएशन बनाएंगे। अब वन टू मैनी की सिचुएशन में आपको बेटा जी करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू यूज अनदर टेबल। ठीक है, जो दोनों टेबल को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो अब एक तो बन गया हमारे पास टेबल क्विज का। क्विज की भी इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक क्विज जो है वो हर यूजर ने देना है और रोजाना देना है। और हम उसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और डेफिनेटली जो क्विज दिया जाएगा उसकी उसकी क्विज आईडी बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने कोई यूनिक वर्ड यूज नहीं किया। सही है, तो आप क्या करोगे बेटा जी, एक क्विज का कॉलम बनाओगे, मतलब टेबल बनाओगे। इसके अंदर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, QID आ जाएगा, जिसे हम क्विज आईडी बोल देते हैं। ठीक है। और इसने इसने डेट का बोला है, तो यहाँ डेट आएगा। और उसके बाद उसने ये बात भी बोली है कि हम उसको स्टोर कहाँ कर रहे हैं बेटा, उसको हम स्टोर कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर। फाइल नेम, अच्छा वलीद का सवाल है सर, फाइल नेम यूनिक नहीं हो सकता यार। ऐसा थोड़ी होगा कि हर एक स्टूडेंट का हर एक क्विज एक फाइल में स्टोर किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरह से तो रोजाना अगर हमारी जैसे क्लास है 50 स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा 50-50 टेक्स्ट फाइल बनती चली जाएंगी, ये तो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। हम एक दिन में जितने भी क्विज हुए हैं वो हम एक फाइल में रखेंगे ना। सो फाइल एक होगी, उसके अंदर 30 क्विजेज स्टोर होंगे। फिर इसी तरह सेकंड डे का होगा, थर्ड डे का होगा। तो आपको क्विज आईडी क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी यहाँ पे। सही है, ताकि वो यूनिक एक टेस्ट आपका जनरेट हो, और वो फिर किस में चला जाएगा, फाइल नेम में चला जाएगा। फिर बात को आगे लेके चलें सर, तो हमारे पास अब ये दोनों टेबल आपस में रिलेट कैसे करेंगे। पहले तो मैं इसको वो बना दूं प्राइमरी की, ये हो गए दोनों दोनों प्राइमरी की। अब इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमने क्या करना है सर,
अब इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग जो है सर क्या यूज करेंगे, एक और टेबल यूज करेंगे। वो थर्ड टेबल होगा जो यूजर को और क्वेज को आपस में जोड़ेगा, तो उसको आप यूजर क्वेज ही बोलते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम यही करते हैं, जो थर्ड टेबल हम बनाते हैं वो इनको आपस में क्या कर देते हैं बेटा, कनेक्ट कर देते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यूजर, और उसके साथ यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्वेज लिख देंगे। दोनों की प्राइमरी की इसमें आ जाएगी ताकि टेबल आपस में कनेक्ट हो जाए। सही है। अच्छा, अब यू नेम आ गया। अब इनके मार्क्स भी तो होंगे। स्कोर आर यूज टू गिव ईच यूजर अ रेटिंग। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमने स्कोर भी करना होगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे बेटा, स्कोर भी लिख देंगे। सो ये तीन हमारे पास जो है वो क्या हो गए, टेबल्स हो गए। अब देखें इसमें डेफिनेटली चीजों को जज करना मुश्किल है, आई नो दैट, लेकिन ये प्रैक्टिस से ठीक होगा सब। कि आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, आपका कॉन्सेप्ट इसी तरह से ही क्लियर होगा। और इसमें प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली 100% बहुत मुश्किल होती है। आप 80 90 70% 70% तक जो है ना वो कर सकते हो। सही है। तो और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो इम्प्रूव कर जाओगे। सो यहाँ तक बेटा बताएं, और कोई क्वेश्चन किसी को है? ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बेटा इसमें जो हुई है वो इस तरह से हुई है कि यूजर का टेबल और उसका प्राइमरी की सेट होगा, 1 नंबर इस बात का मिलेगा आपको। और बाकी फील्ड्स के नेम, यानी कि इसको इस तरह से आप डिवाइड करेंगे कि ये हो गया 1 मार्क के लिए और ये हो गया 1 मार्क के लिए। ठीक है। इसी तरह से ये हो गया 1 मार्क के लिए और ये रिमेनिंग हो गया 1 मार्क के लिए। यहाँ पर भी आप यही करेंगे। सही है। अच्छा, मैंने एक चीज मिस की है, वो ये है कि आप इसको यहाँ दोनों को कंबाइन प्राइमरी की बनाएंगे। ठीक है। कंबाइन प्राइमरी की आपने बनाना है। ओ सॉरी, मैंने 2 लिख दिया, यहाँ 1 आएगा। तो ये 6 मार्क्स की डिवीजन बेटा इस तरह से हो रही है। ठीक है। चलें अब आ जाएंगे, मैं थ्योरी नहीं करवा रहा, यू पीपल नो दैट डाटा डिक्शनरी में मेटा डाटा आता है। और लॉजिकल स्कीमा जो होता है वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल डिजाइन कहलाता है। जहां पर आप ईआर डायग्राम वगैरह जो बना रहे होते हैं वो लॉजिकल स्कीमा भी बना रहे होते हैं। बस आपको शायद मालूम नहीं था, इसलिए हो सकता है कि वो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पार्ट सी। पार्ट सी पर आ जाए बेटा, ये हमें डाटा दिया हुआ है। प्लेयर आईडी, इवन आईडी, कैटेगरी और पॉइंट्स। ठीक है, दी दिस इज दी डाटा। अच्छा, अब इसमें करना क्या है सर, इसमें हमने करना ये है कि नीचे जाते हैं हम। यहाँ पर क्या बात कह रहा है, द डेटाबेस फार्मिंग हैज अ सेकंड टेबल क्रिएटेड नेम प्लेयर। डेटाबेस का नाम है फार्मिंग और उसने एक और टेबल क्रिएट किया जिसका नाम है बेटा प्लेयर। ठीक है। और उसकी प्राइमरी की जो है वो क्या है बेटा जी, प्लेयर आईडी। क्या कह रहा है, द फील्ड प्लेयर आईडी इन इवेंट नीड्स टू बी सेटअप एज अ फॉरेन की टू लिंक प्लेयर आईडी इन प्लेयर। ठीक हो गई बात। फिर कह रहा है, राइट एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू चेंज द टेबल डेफिनेशन फॉर इवेंट टू लिंक द फॉरेन की टू प्लेयर। इसमें बेटा कोई इतना बड़ा काम नहीं करना था, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपने ऑल्टर करना था इवेंट टेबल को। इन्होंने ये जो सेकंड पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है ना, ये सेकंड वाला पॉइंट जो इन्होंने बताया, ये था क्वेश्चन अगर देखा जाए टेक्निकली तो। कह रहा है कि प्लेयर आईडी जो है ना वो इवेंट के टेबल के अंदर क्या करना है, नीड टू बी सेटअप एज द फॉरेन की। सही है। जो कि इवेंट के टेबल में जो प्राइमरी की है, क्योंकि ये टेबल दिया हुआ है ना इन्होंने, इवेंट के टेबल दिया हुआ है ये, और ये उसका डाटा है। सही है। तो इवेंट के टेबल में ये प्लेयर आईडी ऑलरेडी क्या मेंशन है। आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो सेटअप करना है प्लेयर के टेबल के अंदर। ठीक है। तो ये आपको याद होगा शुरू के लेक्चर्स में ही हमने डिस्कस किया था। सो ऑल्टर करना है क्योंकि टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। ऑल्टर टेबल
और उसके बाद क्या आ जाएगा, इवेंट, क्योंकि प्राइमरी की जहाँ सेट, फॉरेन की जहाँ सेट होती है, ठीक है, तो उसी का ही जो है ना वो आपने क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन को समझने में मसला हुआ है। अब आप लिखेंगे यहाँ पर ऐड फॉरेन की। ज्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये किया है कि आप लोगों को क्वेरीज याद नहीं थी। यू शुड मेमोराइज इट, फॉर्मेट एटलीस्ट याद रखना होगा आपको। ठीक है जी, रेफरेंसेस कहाँ से आ रहा है सर? ये प्लेयर के टेबल से आ रहा है। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे बेटा जी, प्लेयर आईडी लिख देंगे। सही है। अब क्या कह रहे हैं, राइट एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू रिटर्न द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट ईच प्लेयर हैज कंप्लीटेड। अब इन्होंने क्या पूछा है सर, नंबर ऑफ इवेंट्स के बारे में पूछा है जो कि हर प्लेयर ने कंप्लीट किया, हर प्लेयर ने कंप्लीट किया है। अब यहां फंसे आप लोग। अगर वो कहता कि सिर्फ ये बता दीजिए काउंट करके कि किस प्लेयर ने कितनी बार जो है वो इवेंट कंप्लीट किया है, तो सिर्फ क्या हो जाता कि वेयर के क्लॉज से काम हो जाता, काउंटिंग हो जाती सिर्फ। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ईच प्लेयर, तो इसका मतलब ये वाली रो एक अलग काउंट होगी। ठीक है, 24 वाली अलग रो होगी बेटा, और 25 वाली, ये दोनों अलग से काउंट होंगी। तो आपने ग्रुप करना था ये, यहाँ पर जो है वो ग्रुप करना था। याद करो मैंने आप लोगों को जो टेबल पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने कहा था ना कि मार्क्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सबके अलग अलग मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ग्रुप किसको करेंगे, पहले ये चीज समझो। और उसके बाद टेबल तो आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है, टेबल का नाम तो इवेंट ऑलरेडी आपको मालूम है। तो यहाँ पर आपने ये चीज समझनी है कि ग्रुप किसको करना होगा। ग्रुप करना होगा बेटा उस चीज को जो रिपीट हो रही है। तो प्लेयर आईडी ग्रुप होगी। मेरी बात जरा सुनिएगा ध्यान से, जो भी जो बच्चे हमारे आज प्रेजेंट हैं, ठीक है, अटेंडेंस शो कर रही है कि जितने लोगों को इंटरेस्ट है। क्योंकि बाकी जो नहीं आए तो वो डेफिनेटली वो उनको नहीं होगा इंटरेस्ट, या उन्होंने कर लिया होगा सही। सो बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लेयर आईडी क्या है सर, रिपीट हो रही है, ग्रुप तो करेंगे ही उसको ना जो रिपीट हो रही होगी, यूनिक चीज थोड़ी ग्रुप होती है। ठीक है, पहले तो ये समझो। तो आपको क्या करना है, हर प्लेयर का हमें नंबर ऑफ इवेंट्स रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, नंबर ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, काउंटिंग आपने नंबर ऑफ इवेंट्स को करनी होगी। काउंट आपने यहाँ अप्लाई करना है। ग्रुप आपने किसको करना है, प्लेयर आईडी को करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, टेबल आपके सामने मौजूद है। सो व्हाट यू हैव टू राइट, सिलेक्ट प्लेयर आईडी। ये प्लेयर आईडी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो डिस्प्ले होना चाहिए ना। डिस्प्ले हो जाएगा तो इससे पता चल जाएगा कि आपको। वलीद बेटा आप इसी में तो कंफ्यूजन कर रहे हो अपने लिए कि इवेंट्स जो हैं वो, इवेंट आईडीज जो हैं वो हमारी क्या होंगी, वो डेफिनेटली क्या करेगा, वो काउंट इवेंट आईडीज को ही तो करेगा। लेकिन ग्रुप बाय किसको करेगा, ग्रुप बाय जो है वो आपको प्लेयर को करेगा। तो वो ये देखेगा कि ये वाली जो रो है, लेट्स सपोज ये रो है, ये रो है, और ये रो है, ये क्या हो गई, ग्रुप हो गई। इसके अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ रहे हैं हमारे, 1 2 और 3। यहाँ क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 3 डिस्प्ले हो जाएगा, लिखा आएगा 0 0 0 1 2 3। इसके आगे 3 लिखा हुआ आ रहा होगा कि इस प्लेयर ने इतने इवेंट्स में हिस्सा लिए। सही है, इस तरह से काउंटिंग करनी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रो आएगी वो आएगी 0 0 0 1 2 4। और उसके साथ क्या लिखा हुआ आ रहा होगा बेटा, 1 रो काउंट होगी इसकी, क्योंकि ये 124 तो एक ही है ना। फिर उसके बाद बेटा क्या आएगा, 0 0 0 1 2 और 5।
कितनी रोज आ रही है इसकी? 1 और 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये आउटपुट आ रहा होगा, बेसिकली जो आउटपुट आ रहा होगा ना, वो ये आउटपुट आ रहा होगा, इस क्वेरी का आंसर जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, इस तरह से डाटा आएगा। सही है, तो बेटा जो रिपीटिंग डाटा होता है हमेशा ग्रुप हम उसको कर देते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया प्लेयर आईडी। अब काउंट किसको करना है सर? हमने इवेंट्स को, नंबर ऑफ इवेंट्स बोले ना, तो काउंट लिख दें आप यहाँ पर, और यहाँ क्या लिख देंगे? इवेंट आईडी लिख देंगे। सही है बेटा जी। और फ्रॉम करके आप यहाँ मेंशन कर देंगे फ्रॉम टेबल, तो वही है हमारा इवेंट। ठीक है। और उसके बाद बेटा ग्रुप बाय। लेकिन एक और चीज बताऊं, जो ज्यादातर बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि जो है ना वो, इसकी अगर आप मार्किंग स्कीम देखें, मैंने भेजी हुई है आप लोगों को, तो उसमें वो कह रहा है सिलेक्ट प्लेयर आईडी का भी एक नंबर है। देख लें, काउंटिंग का एक अलग नंबर है, और टेबल का नाम मेंशन करने का नंबर नहीं है, और ग्रुप बाय करने का नंबर है। तो आप एटलीस्ट ग्रुप बाय तो कर देते। इसमें 3 में से 2 नंबर तो आने चाहिए आप लोगों के, ठीक है, एटलीस्ट आने चाहिए। मैं आपसे डिमांड नहीं कर रहा कि आप 100% मार्क्स लेकर आओ, क्योंकि 100% तो डेफिनेटली वो एक प्रैक्टिस के बाद आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये कि एटलीस्ट ये चीजें आपको अब आनी चाहिए। मैंने आप लोगों को W3 स्कूल्स को भी रेफर किया है कि वहां पे जाओ बेटा, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज अप्लाई करो, देखो। जब आप खुद प्रैक्टिकली करोगे ना, तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो प्रैक्टिकल करना जरूरी है। चलें जी, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है किसी को। इफ देयर इज, सो डू लेट मी नो, अदरवाइज फिर हम आगे जा रहे हैं। चले जी, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप का बोल रहा है कि आइडेंटिफाई कर दें एग्जाम का और एग्जाम क्वेश्चन के साथ। तो एग्जाम आईडी एग्जाम 1 है, और एग्जाम वो 1 to many है, तो ये 1 to many का रिलेशन हो गया। ठीक है जी। हाँ वासिक, मैं भी यही कह रहा हूँ, आसान है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए सर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एग्जाम का टेबल दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास। अब एग्जाम के टेबल के अंदर बेटा जी हमने क्या करना है? कह रहा है राइट अ SQL स्क्रिप्ट टू डिफाइन द एग्जाम टेबल। हमने क्या करना है? एग्जाम टेबल को डिफाइन करना है, ठीक है। SQL स्क्रिप्ट लिखनी है ताकि ये टेबल बना सकें। तो सबसे पहले बेटा जी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्रिएट टेबल। डेटाबेस नहीं क्रिएट करना, सिर्फ टेबल क्रिएट करना है। टेबल का नाम क्या हो गया? एग्जाम। और यहां से लेके जितनी भी आपके पास फील्ड्स होंगी, कितनी फील्ड्स हैं इसमें? 4 फील्ड्स है ना। यहां तक आपको बेटा एक नंबर मिल जाएगा। सिर्फ इस बात का एक नंबर है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये मिस्टेक्स जो है ना वो आप लोग कर रहे होते हो, कि आपके छोटे छोटे नंबर जो है ना वो कंफ्यूजन की वजह से चले जाते हैं। आप जितना अटेम्प्ट कर सकते हो आप उतना तो करो एटलीस्ट। चलें, अब क्योंकि जगह कम थी मैंने इसे हटा दी है। अब हमारे पास बेटा एक और कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, एग्जाम आईडी। ठीक है, एग्जाम आईडी हमने क्या करनी है? डिफाइन करनी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा? एग्जाम आईडी। और अच्छा, इसमें कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर यहाँ पर जो है ना वो फिक्स्ड जो है ना वो वैल्यूज हैं। अच्छा देखो, सुनो मेरी बात। कहीं कहीं पर फिक्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास लेंथ फिक्स्ड होगी। यहाँ पर जो है ना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने इस तरह से दे दिया है। यहाँ पर बेटा एग्जाम जिस तरह से होते रहेंगे, ये वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। तो यहाँ पर इन्होंने इसीलिए क्या किया है कि वर्ड चार को यूज किया है।
जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम सेट करते हैं एक टेबल, उसके अंदर हम लिखते हैं O1 O2 O3। अब क्या O4 हो सकता है? या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है O10 हो जाए, यानी कि वो दो की जगह 3 डिजिट हो जाए? नहीं हो सकता ना। तो ये सिचुएशन तो करेक्टर डाटा टाइप के लिए बिल्कुल ठीक है। इंटीजर शामुराद इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज यहाँ पर क्या लगा हुआ है? जीरो लगा हुआ है। इंटीजर क्या करता है कि जब 01 को आप 09 को सेव करते हो, सो इट कन्वर्टेड इनटू 9। तो इंटीजर इस लिहाज से नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम आईडी है ना बेटा जी, तो एग्जाम कंडक्ट होते रहेंगे तो ये बढ़ जाएगी आईडी, सही है, अपडेट हो सकती है बाद में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर इसीलिए इन्होंने जो है वो वार्चा रखा है, और प्लस इसको फिक्स भी नहीं किया इन्होंने, बिकॉज वी डोंट नो कि कितने एग्जाम्स आगे कंडक्ट होते हैं। साथ साथ बेटा, जब एग्जाम आईडी है, तो मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, लास्ट बिल्कुल टेस्ट से पहले भी शायद हमारी क्लास हुई थी कुछ, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि ज्यादातर प्राइमरी की को हम जो है वो एम्प्टी नहीं छोड़ते हैं, ज्यादातर नहीं बल्कि किसी भी प्राइमरी की को हम एम्प्टी नहीं छोड़ते। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, नॉट नल लिख देते हैं। ठीक है, सो कीप इन माइंड। आगे चलें सर, अब हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के अंदर आप वर्चुअल लिख दें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप चाह रहे हो कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेंशन करना, तो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जनाब क्या आ गया, लेवल। लेवल में आपके पास डेफिनेटली वो नजर ही आ रहा है आपको। अच्छा, ये मैं इस चीज का जरा ख्याल रखूंगा, जो दिया हुआ है ना इन्होंने वही यूज करें। हम अपनी मर्जी से जो है ना वो फॉन्ट अपर केस लोअर केस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा जी, सब्जेक्ट आ गया। सही है, फिर हमारे पास क्या आ गया, लेवल आ गया। और इसकी डेटा टाइप बेटा जी क्या हो गई, इंटीजर हो गई। ठीक है सर। और उसके बाद बेटा टोटल मार्क्स हैं, तो वो भी हम क्या ले लेंगे, इंटीजर में ले लेंगे। टोटल मार्क्स, और इसकी डेटा टाइप बेटा क्या हो गई, INT हो गई। और उसके बाद डेफिनेटली जब हमने प्राइमरी की सेट करनी होती है, सो वी राइट प्राइमरी की, और उसके बाद क्या लिख देंगे सर, एग्जाम आईडी लिख देंगे, क्योंकि एग्जाम आईडी इज द प्राइमरी की ओवर हेयर। उसके बाद आप क्या लिख दें बेटा, यहाँ पर एग्जाम आईडी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। कि किस तरह से आप ये क्वेरी करेंगे क्रिएट। अच्छा, फिर आगे चलें सर। एग्जाम आईडी प्राइमरी की होनी चाहिए बेटा, इसके एक नंबर है। इसी तरह से क्लोजिंग ब्रैकेट स्टार्टिंग और एंडिंग एक नंबर इसका है। और बाकी जो फील्ड्स हैं उनका एक एक नंबर है। इसको यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये एक नंबर इस बात का हो गया। फिर ये प्राइमरी की सेट की, इसका एक नंबर हो गया, और बाकी रिमेनिंग जो होगा उसका एक नंबर हो गया। इस तरह से ये 3 मार्क्स के ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला काम आप लोग कर लोगे, इसको मैं नहीं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बात बोली है, द टेबल एग्जाम क्वेश्चन हैज बीन क्रिएटेड बट द फॉरेन की हैज नॉट बीन लिंक्ड। तो फॉरेन की वाला क्वेश्चन ही है वो, आपको अभी मैंने करवाया थोड़ी देर पहले, ठीक है। अच्छा, आप बात को आगे लेके चलते हैं। एक नंबर होगा बेटा, एक नंबर मिलेगा बेटा अगर आपने ये किया है तो। अच्छा चलें, आप कह रहे हैं द डेटाबेस आल्सो नीड्स टू स्टोर डाटा अबाउट द स्टूडेंट्स, द एग्जाम्स the students have taken, and the marks the students achieved in each question of exams. Can I describe the additional tables that will need to be included in the database and explain how all the tables in the database will be linked?
तो यहाँ पर इन्होंने बात ये की है कि हमें क्या करना है, एक डेटाबेस है जो कि क्या करेगा, डाटा स्टोर करेगा स्टूडेंट का। तो एक टेबल हमारे पास बेटा स्टूडेंट का आ गया, एक एग्जाम का आ गया। और साथ साथ इन्होंने क्या बात की है बेटा, इन्होंने बात ये की है कि हम क्या कर रहे होंगे, इसमें डाटा स्टोर कर रहे होंगे। सही है, तो आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स एटलीस्ट मेंशन करने हैं कि कैसे एडिशनल टेबल हम बनाएंगे डेटाबेस के अंदर और कैसे उसको लिंक करेंगे। तो एक तो आपने स्टूडेंट टेबल बनाना है और उसकी एक प्राइमरी की बनानी है। फिर आपने क्या करना है, अच्छा हमारे पास एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ है ना, एग्जाम का टेबल तो बना हुआ ही है। सही है, एग्जाम का टेबल मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये मार्किंग स्कीम शेयर की हुई है, मैं सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो कि क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एक टेबल बना के उसके अंदर प्राइमरी की। फिर उसके बाद बेटा स्टूडेंट को और प्राइमरी की जो होगी हमारे एग्जाम की वो आपस में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज सेंड टू द another table so that we can easily connect both tables। अच्छा, अब इसके बाद बेटा जब ये आपस में टेबल कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे स्टूडेंट की प्राइमरी की वो हम क्या कर दें, वो हम जो है वो दूसरे टेबल में लेकर आ जाएं, एग्जाम के टेबल में लेकर आ जाएं, तो वो क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। सही है, स्टूडेंट की आईडी एग्जाम के टेबल में आएगी। और उसके बाद बेटा हमने यहाँ पर क्या करना है, दोनों टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना है। अच्छा, इसमें एक चीज देखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर इन्होंने दिया है, किस तरह का, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे पीछे, कि जो टेस्ट स्टूडेंट है और वो जो टेस्ट क्विज जो दे रहा है रोजाना, वो एक क्विज दे रहा है ना स्टूडेंट, क्या कर रहा है सर, क्विज दे रहा है। तो यहाँ पे भी मैनी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो एक क्विज देते हैं, ठीक है। तो ये वाली साइड मैनी हो गई, ये वाली साइड वन हो गई, हर एक क्विज जो है वो मैनी स्टूडेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटा जी, जो अभी मैं पीछे एग्जांपल दे रहा था मैं उसी को कनेक्ट कर रहा हूँ। हर स्टूडेंट भी क्या कर रहा है, मैनी क्विजेस दे रहा है, क्योंकि रोजाना क्विज हो रहे हैं। तो ये रिलेशन दोनों एंगल से क्या हो रहा है, मैनी टू मैनी हो रहा है। इसी तरह से ये भी सिचुएशन इन्होंने यही वाली दी है कि एक स्टूडेंट हमारे पास है और एक तरफ बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ, एग्जाम्स के हवाले से बात हो रही है। यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैनी, ठीक है। और यहाँ पर एक एक एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप वन बनाएंगे क्योंकि हर स्टूडेंट ने एग्जाम में मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अपेयर होना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा बेटा, एक और टेबल बन रहा होगा। तो अब आपने इसको क्या करना है, इस रिलेशन को अंडरस्टैंड करना होता है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है सर, कि एक एडिशनल टेबल्स हम कितने यूज करेंगे और हर टेबल का आपस में इनका रिलेशन क्या होगा। तो अगर मैं इसको आप लोगों के साथ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसकी एमएस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि वो आप लोगों को क्लियर हो जाए उसका कॉन्सेप्ट। पहले अब बेटा ये हमारे सामने आ गया है, इसकी एमएस आ गई है, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं प्रॉपर तरीके से। स्टूडेंट का टेबल हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लिया और उसकी प्राइमरी की सेट कर दी, ठीक है, एक मार्क्स इसके हो गए। सेकंड बेटा पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है कि a linking table between student and exam with a suitable primary key and appropriate name that include the primary key of student table as a foreign key with to join with a student, and include a primary key of exam table as a foreign key to join exam।
तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 3 और 4 पॉइंट्स इन्होंने जो मेंशन किए हैं उसमें इन्होंने ये बोला है कि स्टूडेंट की जो प्राइमरी की है वो क्या होगी, वो क्या हो जाएगी सर, दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बनेगी। इसी तरह एग्जाम की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बनेगी। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट के ऊपर कह रहा है, अ लिंकिंग टेबल बिटवीन स्टूडेंट एंड एग्जाम क्वेश्चन विद अ सुटेबल प्राइमरी की एंड अप्रोप्रिएट नेम। अब अगर ये किसी के माइंड में नहीं भी आ रहा था क्वेश्चन तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। आप क्या करो, आप एटलीस्ट 5 पॉइंट्स भी मेंशन कर दोगे तो आपको जो है वो इसके 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स होने चाहिए। ये टोटल पॉइंट्स कितने लिखे हुए, 7 लिखे हुए। फिर चले फर्दर, क्या बात कर रहा है बेटा, ये कह रहा है दैट इंक्लूड्स द प्राइमरी की ऑफ टेबल 2 एज द फॉरेन की टू ज्वाइन विद द टेबल 2। फिर कह रहा है दैट स्टोर्स द एग्जाम्स क्वेश्चन आईडी एंड द मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना कि यार ये इतनी सारी चीजें हम कैसे याद रखें। तो आप इसके अंदर बेटा जी क्या करोगे कि आपने एटलीस्ट ये लास्ट के दो आप छोड़ दें, ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा। अब यहां तक जो है ना पॉइंट अपने माइंड में रखेंगे कि कभी भी वो इस तरह की सिचुएशन देता है, ये सवाल थोड़ा सा आउट करके इन्होंने दिया है, और इस तरह की सिचुएशन आती है हमारे पास कभी कभी कि वो बहुत जो है वो स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन से बियॉन्ड पूछ लेता है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, जैसे इस केस में इन्होंने किया है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बिल्कुल 0 मार्क्स लो। आप इस एग्जाम का जो टेबल है ऑलरेडी बना हुआ है, स्टूडेंट का टेबल आपने बताना है और उसकी जो है वो प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट देना है आपने। तो पहले वाले में इन्होंने सिर्फ ये टेबल आइडेंटिफाई करके बताया बेटा, दूसरे वाले में इन्होंने बताया कि इन दोनों की जो प्राइमरी कीज होंगी वो सेट करेंगे, ठीक है, और एक बीच में टेबल हमें बनाना होगा। थर्ड आपने क्या बता दिया कि प्राइमरी की स्टूडेंट की जो होगी वो फॉरेन की बन जाएगी ताकि स्टूडेंट को ज्वाइन कर सकें, और इसी तरह से बेटा प्राइमरी की ऑफ एग्जाम जो होगी वो फॉरेन की बन जाएगी ताकि हम इन्हें ज्वाइन कर सकें। और लास्ट में इन्होंने कहा है कि एक लिंकिंग टेबल होगा जो स्टूडेंट और एग्जाम के दरमियान में होगा। ठीक है। सो ये 5 पॉइंट्स है बेटा जो कि इस क्वेश्चन का हमने क्या करने थे, आंसर में लिखने थे। सो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है आपने जो है वो प्राइमरी की फॉरेन की का ही वर्ड यूज करना होता है। ओके, चलें अब नेक्स्ट पर आ जाइए सर। यहाँ तो इन्होंने रिलेशनशिप पूछ लिया है। अच्छा, अगर आप देखें तो असल में ये वेरिएंट्स हमने कनेक्ट किए थे, दो अलग अलग वेरिएंट्स को कंबाइन करके हमने दिया था। तो यहाँ पर बात तो वही हो रही है। इन्होंने कहा है कि डिस्क्राइब कर दें एसक्यूएल की स्क्रिप्ट, तो ये आप लोग स्क्रिप्ट डिस्क्राइब कर देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने अभी ऊपर ही डिस्क्राइब किया है, उसी तरह का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं 4C पर आ जाता हूँ, जो थर्ड क्वेश्चन का जो पार्ट सी इस पर आ जाता हूँ। इसमें बेटा क्या बात कह रहा है, इसमें कह रहा है राइट एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू रिटर्न द नंबर ऑफ times each book is scheduled. For example, in the same data in part B, the show MK12 is scheduled 3 times. कह रहा है the result needs to include the show name and a suitable field name for the number of times it is scheduled. अच्छा, अब इसमें सबसे पहले ये देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है ना बेटा, और खास तौर पे ये मार्क्स भी इसके ज्यादा हैं, तो मे भी आपके माइंड में नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सर ये हो सकता है कि हमें ज्वाइन क्वेरी दे रहा हो। ठीक है, और ज्वाइन क्वेरी के साथ डेफिनेटली वो ग्रुप वगैरह भी लग सकता है, कोई मसला नहीं है। उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि राइट एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स ईच शो इज शेड्यूल। पहले तो एक पॉइंट आप पढ़ लें, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टाइम्स बताना है और हर शो के बारे में बताना है। देखिए एक चीज याद रखें, ज्वाइन क्वेरी को ना आइडेंटिफाई, ज्वाइन बोल रहा हूँ, सॉरी, आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि ग्रुप बाई की क्वेरी लग रही है या नहीं लग रही। कि अगर वो सिर्फ बोलता है नंबर ऑफ टाइम्स बता दें कोई चीज, या आप बोल देंगे नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट काउंट करके बता दें, या नंबर ऑफ टाइम्स शेड्यूल्स बता दें, तो वो तो सिंपल है। लेकिन जब वो ईच शो की बात कर रहा है तो सिचुएशन क्या हो गई है बेटा, फिर डिफरेंट हो गई है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ग्रुप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा।
फिर आगे चलें, कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इन द सेम डाटा इन पार्ट बी। ओके, पार्ट बी में आ गया यहाँ पर लेकर ये, शो द एम के टू शेड्यूल 3 टाइम। ओके, फिर कह रहा है द रिजल्ट नीड्स टू इंक्लूड द शो नेम एंड सुइटेबल फील्ड नेम फॉर द नंबर ऑफ टाइम इट इज शेड्यूल्ड। तो हमें क्या करना है बेटा, रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। और डिस्प्ले क्या क्या करना है सर? शो नेम, ओके, फर्स्ट फील्ड आ गई, सुइटेबल फील्ड नेम फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज शेड्यूल। ठीक है, वो वही बात हो गई कि नंबर ऑफ टाइम्स हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। अच्छा, फिर उसके बाद सर आपको उसने क्या बात बोली है, उसने आपको ये बात बोली है कि एसक्यूएल की आप कंप्लीट क्या करें सर, स्क्रिप्ट लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो एक टेबल दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये देखेंगे आपके भाई ये 3 चीजें मेंशन है, ठीक है बेटा, ये 3 अलग अलग क्या दिए हुए, टेबल्स दिए हुए हैं। अब इन तीनों टेबल्स में अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमारे पास परफॉर्मेंस का टेबल दिया हुआ है, परफॉर्मेंस आईडी, शो डेट और स्टार्ट टाइम, ठीक है। सीट की डिटेल्स दी हुई है, ये तो खैर हमारे किसी काम की नहीं होगी, ठीक है। शो की डिटेल्स यहाँ दी हुई है, शो आईडी हमारे पास क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा देखो, दो तरह से क्वेरी लगती है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या हमारे पास दो टेबल्स तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो शो टाइटल, शो का हमें क्या करना है बेटा, टाइटल डिस्प्ले करना है, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पर जो बात की है, वो उसने शो का नेम बोला है ना। तो शो नेम का मतलब यही है कि शो का हम क्या करेंगे बेटा, टाइटल डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अच्छा, चलो ये वाली बात तो समझ आ गई, क्योंकि टाइटल जो है ना वो यहाँ नहीं है, इस टेबल में नहीं है। ओके, अच्छा, एक बात, दूसरी बात बेटा जी, वापसी आई है यहाँ पर, नंबर ऑफ टाइम इट इज शेड्यूल्ड। शेड्यूल की जो डेट है वो कहाँ यहाँ है। आपको मैंने हमेशा से एक चीज बताई है, वो ये बताइए बेटा जी कि जब भी वो आपको ये बात बोलेगा कि आपने जो है सर दो अलग अलग टेबल्स इन्वॉल्व करने हैं, तो वहां पर जो टर्म होगी वो क्या लग जाएगी सर, ज्वाइन क्वेरी लग जाएगी। क्योंकि डिस्प्ले क्या करना है, टाइटल, कंडीशन क्या लगी हुई है, डेट पे। और फिर आपको काउंट क्या करना है सर, काउंट आपने करना है कि नंबर ऑफ शूज कितने आ रहे हैं, यही बोला है ना सर। तो आपको जो क्वेरी लिखनी पड़ेगी सर, वो ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, आई नो, ये काफी डिफिकल्ट क्वेरी है। इसके अंदर हमें जो है ना वो लाजमी तौर पे क्या करना होगा, चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए चलना होगा। तो हमें डिस्प्ले क्या करना है सर, शो नेम। तो आप सबसे पहले तो क्या करो, मैं यहाँ पर ये रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे बेटा सिलेक्ट, और उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, शो डॉट टाइटल, ठीक है। काउंटिंग क्या करनी है बेटा, नंबर ऑफ टाइम इट इज शेड्यूल्ड। तो परफॉर्मेंस आईडी जो है वो हमने क्या करनी होगी, काउंट करनी होगी यहाँ पर। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर आप काउंट लिखेंगे। अच्छा, आप कुछ बच्चों ने हो सकता है परफॉर्मेंस आईडी वैसे ही लिख दी होगी, क्योंकि यहाँ दो टेबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको टेबल का नाम मेंशन करना होता है। परफॉर्मेंस डॉट परफॉर्मेंस आईडी, ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया बेटा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज होती है, जब आप काउंटिंग करते हो ना, तो आप उसको कोई नेम असाइन कर सकते हो। तो आप उसे बोल सकते हो यहाँ पर
एज नंबर ऑफ शोज। ताकि वो टोटल शोज काउंट करके आ जाए। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आप लिखते हैं फ्रॉम, दोनों टेबल्स के नाम आ जाएंगे। कौन कौन से टेबल्स हैं सर हमारे पास यहाँ पर? एक बेटा शो इन्वॉल्व हो रहा है और एक परफॉर्मेंस इन्वॉल्व हो रहा है। सो यहाँ पर आप बेटा लिखेंगे परफॉर्मेंस, और यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, शो लिख देंगे। ठीक है। फिर आपने क्या लगाना है बेटा, वेयर का क्लॉज लगाना है। वेयर करके मैंने आपको बताया था कि दोनों टेबल की कॉमन फील्ड लिखी जाती है। सो परफॉर्म, अब देखो इन दोनों टेबल्स के ये आपस में कनेक्टेड हैं, हाँ कनेक्टेड है। तो शो डॉट शो आईडी बराबर है परफॉर्मेंस डॉट शो आईडी के। ठीक है। मैं भी इसको लेबल भी करता हूँ सॉल्व करने के बाद कि कौन सी लाइन पे क्या चीज होनी चाहिए। ठीक है। ये ज्वाइन को देख के आप पता नहीं क्यों इतने परेशान हो जाते हैं सब लोग, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। सुकून से आप टेबल को, क्वेश्चन को पढ़ें देखें। एक टेबल से डिस्प्ले होगा, एक टेबल से क्या लगेगी, कंडीशन लगेगी। इसका मतलब ये ज्वाइन क्वेरी है। ज्वाइन क्वेरी के बाद आपने क्या करना होगा, आपने दोनों टेबल्स को यूज करना होगा। फ्रॉम की जगह दो टेबल्स के नेम आ जाएंगे, वेयर की जगह कॉमन फील्ड आ जाएगी, ग्रुप बाय यहाँ एडिशनल चीज आई है जो कि वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आप क्या लिखेंगे, परफॉर्मेंस और शो आईडी बराबर है किसके बेटा, शो डॉट शो आईडी के। और आपने क्योंकि हर, इन्होंने क्या बात की थी बेटा क्वेश्चन के स्टार्ट में, इन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ टाइम्स बताना है कि हर टाइम जब वो शेड्यूल हो रहा है। तो टाइटल के लिहाज से वो क्या होगा, शेड्यूल कर देंगे आप उसको, ग्रुप बाय उसको टाइटल के लिहाज से आप कर देंगे, क्योंकि हर शो का बताना है ना, इन्होंने बता दिया है कि ये शेड्यूल 3 टाइम्स हुआ है या 4 टाइम्स हुआ है। अब यहाँ लिख देंगे ग्रुप बाय। अच्छा, जवेरिया ने सवाल किया सर ये एएस कहाँ से आया। अच्छा, एएस जो है वो आपको इन्होंने नेम रखने के दिए होते हैं। जब वो कभी इस तरह की बात कहेगा कि किसी फील्ड का आप सुइटेबल नेम लिख दें, जब वो इस तरह की बात कहेगा तो आप यहाँ कोई भी नाम एएस करके लिख दीजिएगा। तो इस कॉलम का जो नाम होगा ना बेटा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है। अब ये चीज समझ लें, ये ज्वाइन क्वेरी भी है और साथ साथ हमारे पास ये जो है वो ग्रुप क्वेरी भी चल रही है। दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब बात को समझे सर। फर्स्ट लाइन के ऊपर इन्होंने क्या किया, सिलेक्ट वाला काम किया। ठीक है, सिलेक्ट के अंदर ही क्योंकि काउंटिंग होती है तो वो कर दी यहाँ पे। सेकेंड लाइन के अंदर बेटा टेबल्स मेंशन कर दिए। अब ये क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने दो टेबल्स मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, फ्रॉम क्लॉज, एक नंबर इस बात के हैं, सिर्फ एक नंबर इस बात के हैं कि दोनों टेबल का नाम आपने लिख दिया। फिर उसके बाद एक नंबर जो है ना वो आपके ग्रुप बाय का होगा, ये एक एडिशनल एक नंबर इसका मिला है। और नीचे वाली लाइन के अंदर बेटा क्या लिखना है हमने, कॉमन फील्ड्स। सही है बेटा जी। तो ये चीजें जो है ना वो आपने अपने पास क्या रखनी है सर, कंप्लीट करके रखनी है, ताकि आपको चीजों का क्या हो, आइडिया हो प्रॉपर। तो होपफुली बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गया है। क्वेरीज में ही ज्यादातर बच्चों को मसले थे, तो मैंने इसीलिए क्वेरीज करके भी दिखा दी हैं कि आपने जो है ना वो क्या क्या चीजें याद रखनी होती हैं। अच्छा, ग्रुप बाय हर दफा नहीं आता, कभी कभी आता है। तो ज्वाइन की क्वेरी में सिर्फ यही एडिशन हुआ है। बाकी जो मैंने एग्जाम टेस्ट से पहले जो पास पेपर्स करवाए थे
उसमें सिर्फ एक ये एएस वाली बात नहीं थी, और एक जो है ना वो ये वाली बात ग्रुप बाय की अलग थी, लेकिन इसके साथ नहीं थी। लेकिन इट्स ओके, अगर आप इसको भी कर देते तो 4 में से 2-3 मार्क्स तो आपको मिल जाने थे, 3 मार्क्स तो मिल जाने थे। सो ये चीज है बेटा, जो कि आपने क्या करनी है, एक दफा गो थ्रू करनी है। एग्जाम में आने से ही पहले अगेन प्रैक्टिस करनी है, जितने पास पेपर कर सकते हो करो, कोई टेंशन नहीं है, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास यही रखते हैं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।